हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एसटी एससी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के प्रोविजन होने चाहिए, क्योंकि जो लोग आरक्षण का मिसयूज कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है और मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं बिना किसी हर्डल के, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का सिंपली ये मानना है कि एससी एसटी के वे लोग जो ऑलरेडी बड़े पद पर हैं, उन्हें और उनकी पीढ़ी को आरक्षण की क्या जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगर एसटी एससी से अगर कोई बड़ा अधिकारी बनता है या बनती है तो उन लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके पास ऑलरेडी अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर एससी एसटी के वे लोग जो आज भी हाशिए पर हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसे में ये जरूरी हो गया कि जो लोग संपन्न हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, उन्हें रिजर्वेशन क्यों मिले, उनकी पीढ़ी को रिजर्वेशन क्यों मिले। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है, क्योंकि रिजर्वेशन पर सबसे बड़ा विवाद ही यही रहता है कि जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता और कम्युनिटी बेस पर रिजर्वेशन का मिसयूज होने लगता है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने इस फैसले से सहमति जताई और एक जज इसके पक्ष में नहीं थे। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, करंट में रिजर्वेशन सिस्टम क्या है। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कितना सही है या कितना गलत। क्या सच में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन भारत में रिजर्वेशन सिस्टम को सुधार सकता है। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की एक बेंच एससी और एसटी रिजर्वेशन के इशू पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। 7 में से 6 जजों ने यह कहा है कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी बनाई जानी चाहिए, यानी कौन पिछड़ा है कौन नहीं, इसको डिसाइड किया जाना चाहिए। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, उन्होंने इस फैसले से आपत्ति जताई। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ये फैसला 6-1 के बहुमत से लिया गया और इस फैसले ने 20 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, जिसमें यह कहा गया था कि एसटी एससी का उपवर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए, उनका सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन यानी उपवर्गीकरण, आपने देखा होगा कि जनरल में जनरल और ईडब्ल्यूएस होते हैं, उसी तरह ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, ठीक इसी तरह। यानी सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 का वोलेशन नहीं करता। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 का मतलब ये है कि देश में कानून की नजर में सब बराबर है। चीफ जस्टिस के कहने का मतलब है कि राज्यों को अधिकार है कि वो एससी और एसटी की सब कैटेगरी बनाएं। सब कैटेगरी आरक्षण का ही एक भाग है और ऐसा करना संविधान का उल्लंघन नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब हम जनरल और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी बना सकते हैं, जब हम ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी बना सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद जस्टिस बीआर गवई कहते हैं कि सब कैटेगरी का आधार राज्यों के डेटा से होना चाहिए, वहां अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी एसटी के भीतर ऐसी कैटेगरी है जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन अनुसूचित जातियों के हाई क्लास वकीलों के बच्चों की तुलना गांव में मेला ढोने वाले बच्चों से करना गलत है। जस्टिस शर्मा भी यही कहते हैं कि मैं जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हूं कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक दायित्व है। जस्टिस विक्रमनाथ ने भी जस्टिस गवई से सहमति जताते हुए कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी की तरह एसटी एसटी पर लागू होना चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल ने भी यही कहा कि किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन पहली जनरेशन के लिए होना चाहिए, बाद की जनरेशन के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या सेकंड जनरेशन की स्थिति जनरल कास्ट के बराबर हो गई है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों के लिए 2 बड़ी शर्त रखी। पहली कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% का आरक्षण नहीं दे सकती। दूसरी बात, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति को रिजर्वेशन देने के लिए उसकी हिस्सेदारी का, उसके पार्टिसिपेशन का अच्छा डेटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना, यानी उनका सब कैटेगराइज करना, संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन यहाँ पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले से एग्री नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ देखा गया है कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है, लेकिन इस मैटर पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। उन्हें राज्य सरकार को हम कैसे दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जस्टिस बेला मैम का ये कहना है कि आर्टिकल 341 का जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट को इन चीजों पर कानून बनाने का अधिकार है, ना कि राज्य सरकार को। और अगर हम एससी का सब कैटेगराइजेशन करते हैं तो ये राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। मेरा मानना है कि ईवी चिनैया मामले में निर्धारित जो कानून था वही सही है और इसी की पुष्टि की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, ईवी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अनुसूचित जाति को लिस्ट में से हटाने और जोड़ने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और सभी अनुसूचित जातियों को एक ग्रुप माना गया। और जब सभी को एक ग्रुप मान ही लिया गया तो फिर उसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सामाजिक असमानता के आधार पर अनुसूचित जातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि इन जातियों के खिलाफ छुआछूत की भावना थी। यानी आप कह सकते हैं कि जो जस्टिस बेला त्रिवेदी है वो भी कहीं ना कहीं सही है। अगर हम भारत में आरक्षण की व्यवस्था देखें तो फिलहाल जो एससी कैटेगरी है उन्हें 15% का आरक्षण दिया जाता है, वहीं जो एसटी कैटेगरी है उन्हें 7.5% का, ओबीसी कैटेगरी को 27% का और जो ईडब्ल्यूएस है उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने हैं। देखिए, इस फैसले से ये साफ हो गया कि राज्य सरकारें अब एससी और एसटी को सब कैटेगराइज कर सकती हैं। दूसरी बात ये भी साफ हो गई कि कोई भी राज्य सिर्फ एक वर्ग के अनुसूचित जातियों को 100% आरक्षण नहीं दे सकती। जो पिछड़े लोग हैं सिर्फ उन्हें ही आरक्षण का लाभ देना होगा। और तीसरी बात, सरकार ये सब जमीनी सर्वे के हिसाब से करेगी। यानी कह सकते हैं कि एससी और एसटी रिजर्वेशन में सुधार किया जाएगा और जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा और जो लोग हाशिए पर हैं उन्हें ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए क्या होता है, रिजर्वेशन एक बहुत ही पवित्र सोच के साथ लाया गया था, लेकिन टाइम के साथ जिस तरह से इसका मिसयूज हुआ इसने डिबेट खड़ी कर दी कि क्या सच में आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस ले लीजिए, आप ओबीसी ले लीजिए या फिर एसटी एससी, रिजर्वेशन का बहुत लोगों ने मिसयूज किया है। बड़े बड़े लोगों से साठगांठ करके फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और जिन लोगों का रिजर्वेशन पर हक होता है वो छीन लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समझने के लिए हमें भीमराव अंबेडकर को समझना होगा। भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन को इसलिए सपोर्ट किया था ताकि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो कम्युनिटी पिछड़ी हुई है, उन्हें समान अवसर मिले, चाहे बात शिक्षा की हो या फिर रोजगार की। अंबेडकर जी ने ये कहा था कि 10 सालों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि जो एससी और एसटी के लोग हैं उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। वो इसलिए कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन सही मिलता है तो बकायदा आपकी बात सुनी जाती है, आपकी जो प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व कर ली जाती है। ऐसा करके ही चाहे कोई सा भी समाज हो वो प्रगति करता है। आज भी हमारे देश में महिलाएं इतनी पीछे हैं क्योंकि आज भी उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा नहीं है। आज भी हमारी सोच 33% तक है। हम इस पर डिबेट क्यों नहीं करते कि अगर उनकी जनसंख्या में आधी भागीदारी है तो फिर शासन प्रशासन के हर स्तर पर भी उनकी आधी भागीदारी होनी चाहिए। हम उन्हें 50% का आरक्षण क्यों नहीं देते? सेम कंडीशन आज भारत में युवाओं की है। अगर हम धर्म, जाति और रिजर्वेशन को साइड में रख दें तो क्या सच में युवाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा है, स्पेशली पार्लियामेंट में? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत के युवा बेरोजगार नहीं घूमते। अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि हर 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए कि जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं। उन्होंने ये भी साफ कहा था कि अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास होता है तो अगली पीढ़ी को इस व्यवस्था का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यानी अंबेडकर जी खुद कहते हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ एक जनरेशन के लिए होना चाहिए, दूसरे जनरेशन को देने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कही
कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, जो शासन प्रशासन में अच्छी खासी पोजीशन पर हैं, उन्हें अब आरक्षण की क्या जरूरत है ना? क्योंकि इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए बकायदा अवसर मिले हैं, इनके पास ऑलरेडी अच्छे रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और ऐसे में इनकी आने वाली पीढ़ी को फिर से आरक्षण देंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। इसलिए जिन्हें जरूरत है उन्हें ही आरक्षण मिलना चाहिए, जिन्हें नहीं है उनका रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना कुछ समस्या आ जाती है, और वो ये कि सामाजिक भेदभाव और समान भागीदारी की। आज भी आप देखोगे कि एसटी और एससी के साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है। आज भी जाति के नाम पर हिंसा हो जाती है। यानी जिस मानसिकता को खत्म करने के लिए, जिस सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया था, वो मानसिकता आज भी जस की तस बनी हुई है। दूसरी ओर आज भी एससी एसटी के लोगों की भागीदारी शासन प्रशासन में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और ये समस्या जनरल सेक्शन के ईडब्ल्यूएस वालों के साथ भी है। उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं है, वे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर हमें इनकी भागीदारी बढ़ानी है, उन्हें मुख्य धारा में लाना है, तो ये सिर्फ रिजर्वेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या और खड़ी हो जाती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है उनमें ज्यादातर लोगों ने अपनी कम्युनिटी की सिचुएशन को ठीक करने के लिए कोई काम नहीं किया। अगर किया होता ना तो आज भारत में रिजर्वेशन के ऊपर जो नफरत फैली हुई है वो नहीं होती। रिजर्वेशन के बेनिफिट लेने के बाद लोग भूल जाते हैं कि रिजर्वेशन इसलिए मिला था कि वो लोग अपने वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक समस्या तो शायद ठीक हो जाती है कि जिन लोगों को सच में आरक्षण मिलना चाहिए उन्हें मिलेगा, और वो भी इस शर्त पर कि वोट बैंक की राजनीति ना खेली जाए, क्योंकि ऐसा आने वाले टाइम में होगा, आप देखना। लेकिन दूसरी समस्या ठीक नहीं होती कि क्या सब कैटेगरी बनाकर हम उन लोगों को सच में मुख्य धारा में ला पाएंगे? क्या इससे सामाजिक भेदभाव दूर हो जाएगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।